पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। जी, तो आज की मार्केट देख के सब लोगों का बुरा हाल होगा। नजर आ रहा है कि तकरीबन 2400 पॉइंट्स गिरे हैं, लेकिन देखा जाए तो मार्केट 3000 पॉइंट्स नीचे आई और आखिर में थोड़ी सी रिकवरी आई, लेकिन वो कोई इतनी सस्टेनेबल नहीं लग रही। देखें, आज कुछ बातें करते हैं। आज का दिन ना बहुत एक ज्यादा आप समझ लें कि लर्निंग का दिन है और रिफ्लेक्शन का दिन है। आज के दिन से हमें ये समझ आती है कि क्यों स्टॉक मार्केट में उन लोगों को काम करना चाहिए जिनका हौसला बुलंद हो और जो अंदर से मजबूत हों। क्यों हमें स्टॉक मार्केट में सिर्फ ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए या बहुत ही शॉर्ट टर्म विजन के साथ नहीं आना चाहिए, और क्यों लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। क्यों हमें अच्छे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और क्यों हमें कैश कुछ ना कुछ अपने पास रखना चाहिए। देखिए, अगर तो आप 2020 के बाद से मार्केट को फॉलो कर रहे हैं तो ऐसे दिन आपने पहले भी देखे होंगे। गो के एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट शायद पिछले 3 सालों में नहीं आई, लेकिन फिर भी इस तरह के दिन आपने देखे होंगे जहां पे आपको ऐसा लग रहा था कि हर शेयर ही लोड लॉक पे चला गया। तो थोड़ी बहुत परेशानी तो जायज है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, आप हौसला ही खो बैठे हैं, तो फिर बेहतर है अभी आप फैसला कर लें और स्टॉक मार्केट को खैराबाद कह दें। अब ये जिस तरह की गिरावट है, अब कोई नहीं कह सकता कि क्या कल ही रिकवरी आ जाएगी या कल 1-2 हजार और गिरेंगे, फिर परसों 1-2 हजार और गिरेंगे, 60 पे जाके रुकेंगे, 58 पे रुकेंगे या 50 तक ले जाएंगे। ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि जिस तरह ये लोग मार्केट को ऊपर लेके आए हैं, सिर्फ वही जानते हैं कि उन्होंने क्या करना है। अगर कोई आपको कहता है कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन नहीं चलती, ये बड़े प्लेयर्स कोई नहीं होते या बड़े प्लेयर्स नहीं लोगों को धोखा देते, तो हमारे मुताबिक वो बंदा हकाइक से नावाकिफ है या उसने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। तो ये तो स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं इस तरह कि इतने अरसे से इतना ऊपर ले गए कि बहुत से लोग या तो मार्केट में घुसे ही नहीं या घुस के बहुत जल्दी निकल गए, और अब जब इतना ऊपर ले गए कि कई लोग जो पहले निकल जाते हैं वो वापस आते हैं, तो बड़ी स्ट्रेटेजिकली वो देखते हैं कि कहाँ पे जाके उन्होंने ये इस किस्म की हरकत करनी है। इतने दिनों से हो रहा था कि मार्केट थोड़ा नीचे जाती तो फौरन रिकवरी आ जाती, और कल और आज शायद ऐसा ही हुआ हो कि थोड़ी थोड़ी नीचे आने पे लोग बाय करते रहते, लेकिन वो नीचे ही नीचे, बिल्कुल देखें ग्राफ नीचे की तरफ है, उसमें जरा सी भी रिकवरी है ही नहीं। लेकिन ये बात वही है कि जब इस तरह की चीजें होंगी तो अगर आप इन चीजों को बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर ही मार्केट में रहें, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आपने यहाँ से अपने घर का खर्चा नहीं चलाना, ये पैसे अगर आपके फंस भी जाएं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी कोई जिंदगी में खलल नहीं पड़ेगा, तो फिर ठीक है, फिर आपको ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अगर आप ज्यादा परेशान हो गए हैं तो आप अपनी परेशानी को ज्यादा बढ़ने से रोक लें, क्योंकि देखिए ना, मार्केट ऊपर भी तो इसी तरह आई है। जब ऊपर आती है तो कोई एतराज नहीं करता, जब नीचे जाती है तो एतराज भी सारे करते हैं। तो मार्केट ने तो इस तरह करना होता है, लेकिन बात यही है कि कोई पता नहीं वो कब करेंगे। अब अगर आप न्यूज़ को देखेंगे तो लोग कोई ना कोई इसकी बेसिस पे न्यूज बनानी शुरू कर देंगे कि अच्छा ये हुआ है, इस वजह से मार्केट गिरी है। देखिए, न्यूज तो सिर्फ एक बहाना होती है और बाद में बताने का क्या फायदा। अब जैसे यहाँ पे कोई जो रेड सी के ऊपर कोई मसला हुआ है, एग्जैक्ट डिटेल्स तो हमें नहीं पता, लेकिन जो भी कोई मसला हुआ है, आज सुबह ये खबर आई थी और यहाँ पे इन्होंने कहा है जी कि वो एक वजह है। बात वही है ना कि ये भी हो सकता है कि उस वजह को बड़े प्लेयर्स ने बहाना बना के ऐसी हरकत कर दी हो, और इस तरह की फजूल फजूल वजह आती रहती हैं, लेकिन मार्केट अपनी मर्जी से ही रिएक्ट करती है। फिर उसके आगे यहाँ पे वजह तलाश कर रहे हैं कि भाई क्योंकि वो इन्वेस्टर्स का ख्याल है कि इलेक्शन फेयर नहीं होंगे इसलिए वो परेशान हो गए हैं, या यहाँ पे लिखा हो या फिर पीडीएम की हुकूमत के दोबारा आने से परेशान हो गए हैं। मतलब ये क्या बकवासियात कर रहे हैं ये लोग। बात वही है कि किसी को कुछ पता नहीं पाकिस्तान में कि मार्केट ऊपर क्यों जाती है और नीचे क्यों आती है, और कौन इसको मैनिपुलेट करता है। बस वजह तलाश करके वो बताते हैं ताकि अपना चूरन बेच सकें। और जहां पे लोग आपको मार्केट के गिरने की न्यूज बताएंगे, वहां पे पॉजिटिव न्यूज भी बहुत सारी हैं, लेकिन उन सबको भूल जाएंगे क्योंकि उन्होंने सिर्फ आपको बताना है कि भाई ये वजह हुई मार्केट के गिरने की, और पॉजिटिव न्यूज को वो पी जाएंगे। जैसे खबर आई थी कि एसआईएफसी ने जो है रिफाइनरी वालों को जो टाइमलाइंस, वो पहले कह रहे थे कि जी रिफाइनरी वालों ने अपना एग्रीमेंट्स कोई साइन नहीं किए, उन्होंने टाइमलाइंस को रिवाइज कर दिया है ताकि रिफाइनरीज के कंसर्न्स को एड्रेस किया जा सके। तो ये तो बहुत अच्छी न्यूज थी रिफाइनरी सेक्टर पे,
फिर रिफाइनरी सेक्टर को क्यों लोड लॉक लगे? लेकिन ये खबर आज वो आपको बताएंगे ही नहीं। वो सिर्फ आपको नेगेटिव खबरें बता के साबित करने की कोशिश करेंगे कि उनको पता है मार्केट क्यों गिरी। अब कुछ लोग आपको टेक्निकल एनालिस्ट ये कहेंगे कि भाई हमने तो आपसे कहा था कि ये जी सपोर्ट टूट गई, अब मार्केट क्रैश कर जाएगी, या अगर इस लेवल से ऊपर ना गई तो अब मार्केट क्रैश कर जाएगी। अब ये वही लोग हैं जो 50,000 से मार्केट में करेक्शन या क्रैश का इंतजार कर रहे हैं। अब एक दिन तो करेक्शन आनी ही थी, या इस किस्म का जिसे ब्लड बाथ कहा जाता है ऐसा होना ही था। उन्होंने 50 पे नहीं किया, 55 पे नहीं किया, 60 पे नहीं किया, 65 पे नहीं किया, 67 पे ले जाके नीचे लेके आए और आहिस्ता आहिस्ता आप कर रहे हैं। तो अगर किसी टेक्निकल एनालिस्ट ने आपसे कहा कि 65 की सपोर्ट टूट गई, उसके बाद ये हुआ है, या 64 की सपोर्ट टूट गई, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनकी पहले कोई बात चली नहीं है मार्केट में। और अब एक बात सही होगी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। हाँ, अगर इनमें से कोई ऐसा टेक्निकल एनालिस्ट है या कोई ब्रोकर है जिसने आपको 40-45 से मार्केट में बिठाया हो और उसने आपको कहा हो कि भाई अगर 65 की सपोर्ट टूट गई और या 64 की सपोर्ट टूट गई तो आप मार्केट से एग्जिट कर लें, तो आप उसके कदमों में बैठ जाएं, फिर वो बंदा जीता है। लेकिन जिन्होंने आपको बाय ही कुछ नहीं कराया, अगर वो आपको सिर्फ एग्जिट की कॉल दे रहे हैं, अगर ऐसे में आज वो कहें कि भाई हमने तो आपको पहले ही वार्न कर दिया था, तो उनको चपेड़े मारें। जिसने आपको बाय शायद कुछ खास करवाया नहीं अभी तक यही कह रहा है कि भाई इन्वेस्ट ना करें, सिर्फ ट्रेडिंग करते रहें, और उसकी असेसमेंट के मुताबिक अगर कोई सपोर्ट टूट गई और मार्केट में क्रैश आ गया तो उसकी इस बात को आप ये ना समझें कि भाई उसकी असेसमेंट बहुत अच्छी है। अगर बंदा 100 दफा कोई बात कहेगा, कभी ना कभी तो उसकी बात सही हो ही जाएगी ना। ये सब बातें करने का मकसद ये है कि हम बिल्कुल भी नहीं जानते कि क्या यहाँ पे आके सेलिंग रुक गई है, 60 पे जाके रुकेगी, 55 पे जाके रुकेगी, या 50 पे जाके रुकेगी। हमने अच्छे शेयर्स में लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट की हुई है। हमारा आज ओवरऑल प्रॉफिट में काफी डेंट पड़ा है, हम अभी भी प्रॉफिट में हैं, और हमें किसी किस्म की मतलब थोड़ी बहुत परेशानी तो है, जाहिर बात है। अच्छा नहीं लगता कि आपका इतना बड़ा वो आपका प्रॉफिट कहाँ पे था और कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। पूरे पोर्टफोलियो में 5% से ज्यादा का नुकसान हो गया है एक दिन में। लेकिन इट्स पार्ट ऑफ द गेम। 3 साल में हमने इससे मिलते जुलते काफी दिन देखे हैं, और हमें आज के दिन को बर्दाश्त करने का हौसला आ चुका हुआ है। तो आप भी कोशिश करें, बर्दाश्त करें। हम तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहे कि कल सुबह उठ के कोई अपने शेयर्स बेच दें कि भाई मार्केट पता नहीं कहाँ चली जाए। आपकी अपनी मर्जी है। हमने तो थोड़े दिनों पहले भी कहा था आपको कि अगर आपको लगता है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी तो आप अपना फैसला खुद करें, हमने तो नहीं बेचने। और अगर आप वही बात है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म का नहीं सोचते, तो आज ऐसा दिन है कि आप अपनी स्ट्रेटजीज को रिविजिट करें और देखें कि आपने किस तरीके से मार्केट में चलना है। तो आज जहां पे हम लर्निंग की बात कर रहे हैं, वहां एक और लर्निंग की बात सीखते हैं। आपको पता है जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं, ये यही कहते हैं कि भाई मार्केट में प्रेशर है, मार्केट से निकल जाएं, मार्केट में प्रेशर है, मार्केट से निकल जाएं, मार्केट में प्रेशर है, मार्केट से निकल जाएं। अब एक बात सोचें कि स्टॉक मार्केट आखिर है क्या? स्टॉक मार्केट एक कारोबार है, यानी कि यहाँ पे कंपनियां कारोबार करती हैं और वो आम आवाम को अपने कारोबार में मलकियत देती हैं, राइट? यानी कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, असल में वो सारे के सारे कारोबार कर रहे हैं। यही स्टॉक मार्केट का असल पर्पस था। हम तो समझते हैं ट्रेडिंग की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन चलो बहरहाल समझाने के लिए बात करते हैं। तो पर्पस यही था कि सब लोग ये कारोबार करें। अब आप खुद सोचें कि अगर आपके पास कोई दुकान है या आप कोई और कारोबार करते हैं, अगर उसमें किसी वक्त कोई नुकसान हो गया है, तो क्या आप वो सारा कारोबार बेच देते हैं? क्या आप बेच सकते हैं? नहीं ना। तो स्टॉक मार्केट में ऐसा क्यों करते हैं? असूली तौर पे तो लोगों को स्टॉक मार्केट में कारोबार की नीयत से आना चाहिए, लेकिन ट्रेडिंग ने सबका पट्टा बिठाया है। अब देखें, जब ये टेक्निकल एनालिस्ट कहते हैं कि जी मार्केट में प्रेशर है, बेच दें बेच दें, अब सिर्फ 1 मिनट को सोचें कि स्टॉक मार्केट में जितने भी लोग हैं वो सब ट्रेडिंग शुरू कर देंगे, और वो सारे के सारे टेक्निकल एनालिसिस की बेसिस पे मार्केट की जब सपोर्ट टूटेगी वो सारे के सारे अपने सारे शेयर्स बेच देंगे, तो कौन खरीदेगा? कोई जवाब है आपके पास इसका? और यही वजह है मार्केट के क्रैशेस की, कि लोग स्टॉक मार्केट को कारोबार नहीं समझते, उसको ट्रेडिंग का कारखाना समझते हैं। और जब भी कोई मसला होता है, सपोर्ट टूटती है या कोई बुरी न्यूज आती है या कुछ और होता है, तो हमें तो लगता है ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में टेक्निकल्स पे ही चल रहे होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते ही बहुत कम हैं। तो वो सारे के सारे जब अपना सारा माल बेच देंगे, तो तभी तो मार्केट क्रैश करती है। लेकिन अफसोस की बात यही है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान में, जिनकी असल में जिम्मेदारी है कि उन्होंने मार्केट को सपोर्ट देनी होती है, उन्होंने मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी होती है, हमारे वही लोग ट्रेडिंग करते हैं।
तो जब तक ऐसे कानून नहीं बनाए जाएंगे या उनको कोई फैसिलिटीज दी जाएं कि भाई जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं या दूसरे जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो ट्रेडिंग ना करें, वो इन्वेस्टमेंट करें, तब तक स्टॉक मार्केट की वॉलीटिलिटी ऐसे ही चलती रहेगी। और हम सबको एक दूसरे को ट्रेडिंग की बजाय इन्वेस्टमेंट पे इनकरेज करना चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता जब मार्केट में इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे और सारे अपनी अप्रोच को चेंज करेंगे, तो ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम लॉन्ग रन में मार्केट की वॉलीटिलिटी कम होगी और मार्केट की डायरेक्शन सही सिंक में चलेगी और इस किस्म की हरकतें होनी मार्केट में कम हो जाएंगी। लेकिन हुकूमत को उससे पहले ये चाहिए कि वो इंस्टीट्यूशंस पे किसी तरीके से ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस लगाएं या ऐसे रूल्स बनाएं कि वो लोग ट्रेडिंग की बजाय इन्वेस्टमेंट की तरफ आएं। लेकिन इस सब में प्रॉब्लम ये है कि ट्रेडिंग करने से पहले ब्रोकर्स को फायदा होता है, उनको कमीशन मिलता है, इसलिए वो इसको इनकरेज करते हैं। और जितनी ज्यादा ट्रेडिंग होगी हुकूमत को भी उससे उतना ज्यादा टैक्स मिलेगा। तो इसलिए हुकूमत को भी या जो रेगुलेटरी इदारे हैं उनको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात वही है कि हम दूसरों को तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हमें खुद को तो ठीक करना चाहिए। अपनी डायरेक्शन सेट करें, आहिस्ता आहिस्ता शायद दूसरों की तवज्जो भी इस तरफ होने लगे। इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के माइंडसेट से नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट के माइंडसेट से आना चाहिए। अच्छा, हमने थोड़े दिनों पहले शॉर्ट सेल के बारे में बात की थी, तो एक और चीज के बारे में, क्योंकि हम नहीं करते तो हमने उसके बारे में नहीं सोचा, लेकिन हमें ख्याल है उसके बारे में भी आपको बताएं कि ये जो लेवरेज पे ट्रेडिंग होती है ये भी आपको कभी नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि हम समझते हैं कि लेवरेज पे ट्रेडिंग की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। देखिए, स्टॉक मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है, यानी कि लोगों के पास जितनी दौलत है उससे जब वो मार्केट में आएंगे तो डिमांड होगी किसी प्रोडक्ट की या किसी शेयर की 100% मिसाल के तौर पे। लेकिन जब लेवरेज की इजाजत दी जाती है तो एक बंदा 3-4 गुना अपने माल से ज्यादा ट्रेडिंग कर सकता है। उससे होता क्या है कि मार्केट में फेक डिमांड क्रिएट की जा सकती है। यानी कि एक प्रोडक्ट है, उसकी पहले डिमांड थी 100%, लेवरेज की वजह से उसकी डिमांड अगर कोई चाहे तो 300-400% तक लेके जाई जा सकती है। यानी कि लोगों के पास पैसा इतना है नहीं, लेकिन एक हिसाब से वो कर्ज लेके वो मार्केट में फेंक देते हैं पैसा और उसकी शेयर की वैल्यू ऊपर चली जाती है। फिर जब दूसरे लोग उसमें आते हैं तो क्योंकि उसने उसको सेटल करना होता है महीने के आखिर में कि भाई अगर उसके पास कैश 1 लाख है, उसने 4 लाख का माल ले लिया, तो उसने वो वापस करना होता है, ब्रोकर को सेटल करना होता है। तो फिर वो जल्दी जल्दी उनको बेचेगा भी जब ऊपर चली जाएगी। जब वैल्यू ऊपर चली जाएगी, लोग बायर्स दूसरे आ जाएंगे, जेन्युइन बायर्स जिसने लेवरेज पे कर्ज लेके माल लिया हुआ है, वो बेचेगा ज्यादा ज्यादा। तो जहां से बाइंग डिमांड 100 से 400% हो जाएगी, वहीं पे फिर सेलिंग डिमांड 100 से 400% हो जाएगी। तो उस हिसाब से लेवरेज पे बाइंग की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये बिजनेस का असूल नहीं है, ये इकोनॉमिक प्रिंसिपल की खिलाफ वर्जी है और इस वजह से भी मार्केट में वॉलीटिलिटी क्रिएट की जाती है। और दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि अगर आपको लगता है कि भाई 1 लाख रुपए से मैं 10% प्रॉफिट बनाऊंगा तो वो 10,000 बनेगा, लेकिन अगर मैं 1 लाख की बजाय 4 लाख से 10% प्रॉफिट बनाऊं तो 40 लाख बनेगा। उस चक्कर में लोगों के पास होता 1 लाख है, वो 4 लाख से ट्रेडिंग करते हैं या 3 लाख से, जितना भी उनका ब्रोकर अलाउ करे, और शेयर ज्यादा नीचे आ जाए तो उनको नुकसान भी फिर पहले वो 10% होना था, अब 30% होगा। और अल्टीमेटली वो इस तरीके से लुट लुटा के भी मार्केट से चले जाते हैं। तो ओवरऑल वो मार्केट के लिए भी अच्छा नहीं है और इन्वेस्टर्स के अपने लिए भी अच्छा नहीं है। तो उससे भी आपने बचना है, ये भी पार्ट ऑफ लर्निंग है। अब ये देखिए, मार्केट का सुबह से ग्राफ नीचे ही नीचे और बहुत सेलिंग वॉल्यूम्स लगे हैं। अब कोई पता नहीं इनका दिल कहाँ पे भरेगा और कहाँ पे वापस बाइंग पे आएंगे। और पिछले कुछ अरसे से ज्यादा बाइंग फॉरेन कॉर्पोरेट्स कर रहे थे। अभी तो फिपीलीपी डेटा आएगा तो पता लगेगा, लेकिन हो सकता है कि क्रिसमस के क्योंकि दिन आ रहे हैं वहां से बाइंग कम हो रही हो, तो जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने मौके का फायदा उठाया हो और उन्होंने और ज्यादा मार्केट में पैनिक फैलाने की कोशिश की है। या फिपीलीपी के डेटा के बाद ही देखने में पता लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आज फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी घबरा गए और जैसे देखें पीआरएल में कितनी तेजी रखी गई थी, आज उसको लोअर कैप पे ले आए। और बाकी रिफाइनरीज भी डाउन ही थी, लोअर कैप के पास ही थी, लेकिन ये देखें लोअर कैप में इसमें बाइंग भी इतनी आई है। तो देखें, हमारे मुताबिक तो कोई हालात ऐसे नहीं बदले कि मार्केट का ट्रेंड एकदम पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया गया हो। ये सिर्फ और सिर्फ बात वही है कि बड़े प्लेयर्स जानते हैं और हमें काफी इस बारे में अंदेशा है, गैब की खबर अल्लाह जानता है, कि ये बड़े प्लेयर्स कार्रवाई मिलजुल के डालते हैं, कहीं ना कहीं पे इनका नेक्सस है। और जिस तरीके से आज टेक्निकल सपोर्टें टूटी, फिर बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने भी आज बेचा होगा, लेकिन अब कोई पता नहीं कि कहाँ पे लोगों से माल छुड़ा के इनका जब दिल करे तो वापस ऊपर लेके आएंगे। लेकिन जितने लोग नुकसान में बेचते हैं, जिनके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं,
वो फिर इतना डर जाते हैं कि मार्केट जब ऊपर जा रही होती है वो फिर भी बाय नहीं कर पाते। इसलिए हमारे मुताबिक ऐसे लोग कभी भी फायदे में नहीं रहते। अगर आप हमारी एक देखें, हमने पूरा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की हुई है इसके ऊपर ओवर द पीरियड ऑफ 2 years कि 2020 के एंड से हमने अपना सिलसिला शुरू किया था और हम अपनी जो है इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे और हम अपनी इन्वेस्टमेंट में डे टू डे बेसिस पे ऊपर नीचे कोई खरीद बेच लेते थे। और हमने वहां पे उस टाइम पे एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीरीज शुरू की थी कि कुछ अच्छे शेयर्स हमने बाय करके रख दिए और हम हर 1-2 महीने बाद उसका स्टेटस देखते थे, यानी कि कोई भी न्यूज आने पे, कोई भी खबर बुरी अच्छी होने पे हम उनको नहीं बेचते थे। और 2 साल के बाद जब हमने उसका स्टेटस देखा तो जो हम लॉन्ग टर्म में अच्छे शेयर्स रखे हुए थे उनके ऊपर हमें थोड़ा सा प्रॉफिट था। और हमारा जो अपना पोर्टफोलियो था जहां पे हम उस तरह ट्रेडर्स की तरह ट्रेडिंग नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारा अपना पोर्टफोलियो जो था वो उससे कम था। तो इससे हमने प्राइमरीली तो अपने लिए ये एक थ्योरी को प्रूव किया कि क्यों ट्रेडिंग से इंसान फायदे में नहीं रहता और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही फायदे में रहता है। और ये थ्योरी अभी फिर प्रूव हुई जब मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई थी। अगर उस टाइम पे हमने अपने शेयर्स आज तक ना बेचे होते, इवन आज की तारीख तक, तो हमारा प्रॉफिट आज भी दुगना होता। लेकिन हमें भी नहीं पता था कि मार्केट एकदम इतना ऊपर चली जाएगी। हम बेचते रहे बीच बीच में, तो हमारा प्रॉफिट आधे से भी कम हुआ है। तो ये थ्योरी प्रूफ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसलिए भी आज की एक लर्निंग यही है कि लॉन्ग टर्म का सोच के बैठें। लेकिन बात वही है कि हमारे पास कैश भी होना चाहिए। थोड़े थोड़े शेयर्स आप ऊपर जाने पे बेचते रहा करें, ताकि ऐसा दिन जब कभी आ जाए तो आपके पास कुछ पैसा नीचे खरीदने के लिए भी हो। ऐसे में डरना नहीं चाहिए, बाइंग करनी चाहिए। और जैसा हमने कल कहा था कि हमारे पास तो कैश खत्म हो चुका है, तो आज जब शेयर्स इतने नीचे जा रहे थे तो एक शेयर था ईपीक्यूएल। वैसे तो अभी भी उसकी जो न्यूज आ सकती है पोटेंशियल सेल की, उससे वो और ऊपर जा सकता है, लेकिन उसने अपनी वैल्यू थोड़ी होल्ड की हुई थी। तो हमने, क्योंकि कैश नहीं था, हमने उसके कुछ शेयर्स अपने बेच दिए और हमने उससे जो शेयर ज्यादा नीचे चले गए थे वो खरीद लिए। अब जरूरी नहीं है ये स्ट्रेटेजी जो है कामयाब होगी कि नहीं। ऐसा हो सकता है कि कल ईपीक्यूएल को लॉक लग जाए और बाकी शेयर्स और नीचे आ जाएं। लेकिन ये तो आपने रिस्क लेना होता है ना, क्योंकि हमारे पास कैश नहीं था, इसलिए हमें तो अभी भी लग रहा था कि बाकी शेयर्स बाय किए जा सकते हैं। तो हमारी तो आज भी यही स्ट्रेटेजी है, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट 3 महीने के लिए भी फंस जाती है मिसाल के तौर पे, तो भी हमारे अंदर इतना हौसला पैदा हो चुका हुआ है कि हम इन तमाम शेयर्स को होल्ड कर लेंगे, क्योंकि यही तरीका है स्टॉक मार्केट से लॉन्ग टर्म में फायदा हासिल करने का। और अगर कल को मार्केट नीचे जाती है, अगर हमारे पास कैश होता तो हम कल भी बाइंग करते। आप सबने अपना फैसला खुद करना है। तो अगर आपको हमारी बातें सही लगती हैं तो आप हौसला करें, अगर सही नहीं लगती तो फिर आप जो मर्जी करें। क्योंकि बात वही है ना, हो सकता है आपने सोचा हो कि आप कल अपने शेयर्स बेच देंगे, लेकिन हमारी बात सुन के आप सोचे कि नहीं यार, लॉन्ग टर्म के लिए रख लेते हैं, और पता चले मार्केट यहां से 55,000 पे चली गई है। तो इसलिए आपने अपना फैसला खुद करना है। हम तो आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता मार्केट यहाँ से 60, 55 या 50 पे भी चली गई, तो अल्लाह ताला ने हमें ये हौसला पैदा कर दिया हुआ है कि हम इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। तो फैसला तो आपने अपना खुद करना है, हम सिर्फ आप में हौसला पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हौसले के बगैर आप लॉन्ग टर्म में चल नहीं सकेंगे। फिर देखते हैं जी क्यों हम आपको कहते हैं कि पेनी शेयर से अवॉइड किया करें। अब देखें, पीआरएल हमने आपको बताया कि वो शेयर 7.5% नीचे गया है, क्योंकि यही लोअर कैप की लिमिट होती है। लेकिन जो पेनी शेयर्स होते हैं उसमें 1 रुपए की लिमिट होती है। तो देखें, सिनर्जी एक दिन में 15% नीचे चला गया है, कॉसम एक दिन में 15% नीचे चला गया है। तो ये रीजन होती है कि जब पेनी शेयर्स में वॉल्यूम्स लगने शुरू हो जाएं और उनमें एक एक दिन में आपको ये तो नजर आ रहा होता है कि भी 15-20% इसका एक दिन में मुनाफा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नुकसान भी फिर वैसे ही होता है। एक्सपीरियंस की बिना पे हम ये कहते हैं कि पेनी शेयर्स को अवॉइड करना चाहिए। और देखिए, आपको एनसीपीएल का वही है कि क्या वजह थी कि इसमें इतने दिनों से इतनी तेजी आई हुई थी। अब देखें तो तकरीबन 2 लोड लॉक्स लग गए हैं। तो बहरहाल हमने जो ईपीक्यूएल के कुछ शेयर्स बेचे थे उससे हमने एनसीपीएल में इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि पहले हमने ये ऊपर थोड़े बेच चुके थे, अब हमने इसमें और ऐड किया। और अगर यहाँ से ये और नीचे जाता है तो हम घबरा के स्टॉप लॉस हिट करवा के बेचेंगे नहीं, हम और खरीदेंगे, और अगेन विद लॉन्ग टर्म होराइजन। देखें, ये आपको अब कोई नहीं कह सकता कि क्या अब मार्केट ने यहाँ से सिर्फ नीचे ही आना है या ऊपर जाएगी, और ऊपर जाएगी तो क्या 67 का लेवल क्रॉस कर लेगी कि नहीं करेगी। बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट आपको ये कहेंगे कभी 67 से अब जब ऊपर जाए तो फिर मार्केट में एंट्री लेना। तो इतने अरसे में जो कुछ
शेयर्स पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएं, जो अब जहां पे हैं यहां से ऊपर कितना पहुंच जाएं 67 जाने में भी, तो वो सब आपको मिस करवा देंगे। तो ऐसी चीजों को हम बिल्कुल फॉलो नहीं करते, आपकी अपनी मर्जी। लेकिन ये बात वही है कि कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन बस आपको ना एक चीज ये जरूर दिखाते हैं कि देखिए अर्जेंटीना की जो स्टॉक मार्केट है ना, उनके भी हालात पाकिस्तान से अब पता नहीं ज्यादा खराब थे या बेहतर थे, जो भी है, लेकिन 6-7 महीने में 8 महीने में उनकी भी स्टॉक मार्केट 40,000 से 1 लाख तक पहुंच गई। तो जब वो ऊपर गई, देखें 50 के पास आके वो भी एकदम यहां से तकरीबन 66-67 तक गई, जैसे पाकिस्तान की गई, और उसके बाद वहां से वो उसी तरह गिर के 50 पे वापस आ गई। ठीक है। और फिर उसके बाद 2-3 महीने के अंदर फिर वो ऊपर इतना 80 पे चली गई, फिर 80 से गिर के वो 60 पे आई, और उसके बाद फिर 60 से वो 90 पे गई, फिर 90 से गिर के वो किधर तक आ गई, 77 पे आई, और फिर वो 1 लाख तक चली गई। और वो भी एक डेवलपिंग कंट्री है और हालात उनके अच्छे नहीं हैं। तो स्टॉक मार्केट में आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब कोई पता नहीं पाकिस्तान में यहाँ पे जैसे नीचे आ रहे हैं तो कहाँ तक नीचे लेके जाएंगे, और जहां से नीचे लेके जाएंगे फिर लोग इतना डर जाएंगे कि वो दोबारा उसमें एंटर नहीं होंगे, और फिर उसको कैसे एकदम जब इनका दिल चाहेगा ऊपर ले जाएंगे। देखिए पाकिस्तान की भी उसी तरीके से 50 के पास से आके एकदम 66 तक गई, और अब उसमें पहली डिप आई है, अब देखें कहां तक जाती है। लेकिन ये एक आपको सिर्फ एक बताया है कि स्टॉक मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी वहां पे भी जैसे थी पाकिस्तान में भी हो सकती है। तो इसलिए बेहतर यही है कि अगर आप स्टॉक मार्केट से लॉन्ग टर्म में कमाना चाहते हैं, तो आपने अगर अच्छे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू रख के ज्यादा टेंशन ना लें। और अगर मार्केट ज्यादा नीचे आ जाती है तो थोड़ा सा कैश अरेंज करके उन शेयर्स में और बाइंग करें। और अगर आपको लगता है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, तो फिर बात वही है कि फिर स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है, फिर आप स्टॉक मार्केट को छोड़ दें। अगर आपने रहना है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से सीख के समझ के और स्ट्रेटेजीज बना के चलें। और अगर आपको लगता है कि भाई नहीं, भाई आप इसमें नहीं चल सकते, तो फिर जल्दी फैसला करें, लेकिन घबराना नहीं है। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अब सर्किट ब्रेकर्स को अगर देखें तो आज भी 2-3 शेयर्स अपर कैप पे हैं, लेकिन वो खास बात करने वाले नहीं है। लेकिन आज लोअर कैप में बहुत शेयर्स हैं, और इसमें अच्छे भी हैं लेकिन कुछ फजूल फजूल भी हैं। तो ज्यादा गिरावट तो आज उन्हीं शेयर्स में आई है वैसे, जिनको बिला वजह बहुत ज्यादा ऊपर लेके गए, और अब वहां पे जितनी दिख होती उतनी आंखलोती कर दी उनके साथ। फिर आज जी सर्विस ग्लोबल फुटवेयर ने कोई डिविडेंड इंटरिम अनाउंस कर दिया है 3 रुपए का, लेकिन हमारा इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। और अगर आपके पास है और आप खुश हैं तो अच्छी बात है। फिर आज जी शाह मुराद भी वैसे तो थोड़ा सा नीचे रहा, लेकिन इन्होंने भी बोर्ड मीटिंग अनाउंस कर दी है, क्योंकि देखिए शुगर सेक्टर में उस तरह वॉल्यूम नहीं लगते, और ये शेयर्स अपनी एंटिसिपेटेड परफॉर्मेंस की वजह से ऊपर गए हैं। इनमें कोई उस किस्म के वॉल्यूम्स नहीं लगे कि बड़े प्लेयर्स इनको ऊपर ले गए, तो शायद इसीलिए ये उस तरह से नीचे भी नहीं आए। प्रेशर इनके ऊपर भी आया, लेकिन इनमें कोई उस तरह सेलर्स नहीं थे। और खासतौर पर इनकी बोर्ड मीटिंग्स जो अनाउंस हो रही हैं, तो ज्यादातर ने अपना ग्राउंड होल्ड किया। तो आज जैसे शाह मुराद ने अनाउंस की, फिर मीरपुर खास ने अनाउंस की, फिर बाबा फरीद आई थिंक शुगर उसने भी अनाउंस की। अच्छा, कल हमने जो एक नाम लिया था संघार, तो उस पर किसी ने हमें करेक्ट किया कि असल में उसका नाम है सांघड़ शुगर मिल्स, तो वो कोई इलाका है उसके नाम पे है। तो बजाहिर तो ऐसा नहीं लग रहा कि शुगर सेक्टर में कोई डिप आएगी ज्यादा बड़ी, लेकिन यह है कि अगर मार्केट का ये क्रैश आगे आने वाले दिनों में जारी रहा, तो किसी भी शेयर पे प्रेशर आ सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपने शुगर सेक्टर में कोई अच्छे शेयर्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं और वो अगर नीचे जाते हैं, तो आने वाले 2-3 हफ्तों के लिए आप उनको जरूर देख सकते हैं। वैसे हमें तो पूरी उम्मीद थी कि अगर आज मार्केट में इतना प्रेशर ना होता, तो इनकी जब बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई थी तो उसके बाद इस शेयर में कोई अपवर्ड मूवमेंट बननी चाहिए थी। लेकिन आने वाले दिनों में बोर्ड मीटिंग से पहले ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन वैसे ये शेयर काफी ऊपर जा चुका है, इसलिए कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन खास तौर पे अगर मार्केट आने वाले 2-3 दिनों में थोड़ी स्टेबल हो जाती है, तो फिर बहुत चांस होंगे कि बोर्ड मीटिंग के रिजल्ट्स आने से पहले इस शेयर में कोई थोड़ी बहुत मूव और बन जाए। लेकिन होगा क्या, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। तो सेशन खत्म करने से पहले एक दफा फिर कहेंगे कि हौसला करें, हिम्मत पकड़ें, खुद को परेशानी से बचाएं, लॉन्ग टर्म का व्यू रखें, अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करें,
तभी आप स्टॉक मार्केट से लॉन्ग टर्म में कुछ कमा पाएंगे। तो जी ये था आज का सेशन। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।